अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज कितने दिन बाद रहमत अली आया था और खुशखबरी सुना रहा था, आपकी जॉब का बंदोबस्त हो गया है, तनख्वाह भी अच्छी है, आपको पसंद आएगी। उसका दायां नाखून बाएं हाथ में पकड़ी किताब का सरबर खुरचता रहा। माहम, जिंदगी यूं खामोश रह के अलग थलग होके नहीं गुजरती, बल्कि ठहर जाती है और ठहरा हुआ पानी या इंसान ख़त्म हो जाता है। अब आपको ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना है। मुझे यहाँ के लोग अच्छे नहीं लगे, मुँह से बेसाख्ता निकला। माहम बीबी, लोग तो कहीं के भी अच्छे नहीं होते और तन्हा लड़की के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता। आपको हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। आपके वालिदैन के साथ ज़िंदगी नहीं ख़त्म हुई, बल्कि वहीं से आपका नया जन्म हुआ है। ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको बाहर निकलना है। आप जो हैं, यकीनी नज़रों से उसे देखा, आपको भी साबित करना है। एतमाद का बीज उसके अंदर उतरने लगा। और मैं रोज़ रोज़ आपकी खैरियत पूछने ऊपर नहीं आ सकता। आप नीचे डाइनिंग रूम में आए या फिर बाहर लॉन में, यह गर्ल्स हॉस्टल है। उसे इस बात में सर हिलाया। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, ये किताबें ले जाऊं? बेसाख्ता माहम ने उसकी जानिब देखा। इन किताबों पर निगाह की। बहुत अच्छी किताबें थी। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी माहम, इनको समझना भी था और इनसे सीखना भी था। मैं इम्तहान लूँगा। वो मुस्कुरा रहा था, वो भी हंस दी। चलें, आपको स्कूल दिखा दूँ। वो खड़ा हो गया। आप चलें, मैं आती हूँ। ज़रा जल्दी आइएगा, मुझे सर के काम से भी जाना है, उसने बाहर निकलते निकलते कहा। माहम गहरा सांस लेकर बालों में ब्रश करने लगी। कोई अपना मोनस गमखार हमदर्द दोस्त ना हो तो ज़िंदगी यूं ही उदास और ठहरी हुई लगती है। ठहरा हुआ पानी हो या इंसान। चोटी गूंथते गूंथते चौंकी। यही बात तो भी रहमत अली समझा रहा था। ताफुन ज़दा हो जाते हैं। चुटिया पीछे फेंक कर चादर सर पे अच्छे तरीके से ओढ़ने लगी और ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू हो गया। स्कूल ज़्यादा दूर ना था, अच्छा प्राइवेट स्कूल था। पहले दिन रहमत अली का फ़ोन आया। दिन कैसा रहा? और उसने सब ठीक है बता दिया। और सुने, अपना खाना लेकर अपने रूम में मत जाया करें, हॉल में बैठ के खाया करें। कुछ दिन लाउंज में भी गुजारे। हमें लोगों से ही सीखना है, उनसे फरार मुमकिन नहीं। तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है, तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। ऑपरेटर लुबना की आवाज़ ने कदमों को जकड़ लिया। तुम हो ही इतनी प्यारी कि तुम्हें इतना अच्छा दोस्त मिला है। माहम बेसाख्ता पलटी। ये कहने के लिए वो मेरा दोस्त नहीं है। लुबना हंस रही थी। उसके साथ नरगिस खड़ी थी जो बागौर माहम का जायज़ा ले रही थी। वो पलट कर लाउंज में चली आई। हस्बे मामूल टीवी चल रहा था और इन्हमाक बरकरार था। माहम भी सोफे के किनारे पे टिक गई। नहीं हो इसलिए घबराती हो, कुछ दिनों में हमारी जैसी हो जाओगी। उसके पीछे कानों के करीब सरगोशी हुई। वो खौफजदा होकर पलटी। छोड़ दे इसे शकीला, ये तेरी क्लास की नहीं है। दूर कोने में बैठी एक लड़की उनकी जानिब घूमी। अरे क्लास तो हम बना देंगे, तेरी हो या मेरी। क्यों? तमस्खराना अंदाज में उस लड़की को देखते हुए उसके शाने पे हाथ रखा। माहम के अंदर खौफ का करंट तोड़ गया। और मछली जिस रंग के पानी में गिरती है वैसी ही हो जाती है। वो मछली होती है, इंसान नहीं। इंसान सूझ बूझ शऊर तजर्बा रखता है। हर कोई तेरी तरह अपनी मजबूरियों को कैश नहीं करता। वो खड़ी होकर अब शकीला की जानिब बढ़ी। उसके लहजे में गर्राहट थी। अच्छा, टांग पे टांग रखकर उस बदमाशों जैसी औरत ने उसे देखा। क्या करेगी तू? वही जो इंसानियत का काम है। उसने माहम का बाजू पकड़ लिया और असीर हिरनी की तरह खड़ी हो गई। तभी उसे झटका लगा। शकीला ने भी उसका बाजू पकड़कर खींच लिया था। जो ताकतवर होता है वही सयाद बनता है, मेरी रानी। शकीला के चेहरे में बड़ी जहरीली मुस्कुराहट थी। वो लड़की उसका बाजू पकड़कर बाहर ले गई। माहम तो अभी तक सन्नाटे की कैफियत में थी। खामोशी हर जगह काम नहीं आती माहम बीबी, हमें अपनी हिफाजत खुद करना पड़ती है। ये हॉस्टल है, यहाँ तुम्हें हर तरह का चेहरा मिलेगा, अच्छा भी और बुरा भी। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम यहाँ हो, मगर शकीला जैसी गिद्ध औरतों से तुम्हें खुद को खुद बचाना है। तुम किसी अच्छे घर की लगती हो। किसी बच्चे की तरह उसका बाजू थामे उसे साथ लेकर आगे बढ़ती हुई वो हमदर्द औरत उसे समझा रही थी। तुम मुझे बाजी कह सकती हो। दरवाजे पर वो रुकी। जब तक हम खुद को खुद तहफ़्फ़ुज़ न दें, हमें कौन महफूज समझ सकता है। मेरा काम ही दूसरों के काम आना है।
میرا مقصد حیات یہی ہے۔ دھیرے سے اس نے ماہم کا بازو تھپتھپایا اور پلٹ گئی۔ ماہم دروازہ بند کر کے پلٹی۔ کسی کا گھر نہ ہو تو لوگ یوں ہی مفت کا مال سمجھ لیتے ہیں۔ کیا زندگی اتنی ارزاں ہے؟ یہ آدمی تمہارا کون ہے جس کا فون آتا ہے؟ ماہم جو اس روز لاؤنج میں بیٹھی میگزین کی ورق گردانی کر رہی تھی بے اختیار چونکی۔ سامنے شکیلہ تھی، دانتوں میں تیلی گھماتی، نظروں کو اسکرین پہ مرکوز کیے۔ کہاں مل گیا تمہیں؟ شادی کرے گا تم سے یا؟ مانی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا اور وہ نگاہوں کے مطلب پر سر سے لے کر پاؤں تک عرق آلود ہو گئی اور اس کی گھبراہٹ دیکھ کر شکیلہ کھلکھلا کے ہنسی۔ اس میدان میں نہیں لگتی ہو، ہمارے ساتھ رہو گی تو تجربہ ہو جائے گا۔ کان میں گھس کے سرگوشی کی۔ یا تو چور خاموش ہوتا ہے یا شریف، اور تجھے ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کون ہے؟ ان کے پیچھے سے آواز ابھری۔ ماہم چونک گئی۔ باجی کھڑی تھی، خوشمگین داس تنفر لیے۔ اس کی اتنی ہمدرد نہ بن، اسے بھی ادھر ہی رہنا ہے اور تجھے بھی، بلکہ ہم سب ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ وہ پینڈولم کی مانند جھولی۔ مل بانٹ کر کھانا سیکھ، تو کیوں 1.5 انچ کی مسجد بنا لیتی ہے؟ ماہم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ انسان ساتھ نبھانے کی، رہنے کی چیز ہے، مل بانٹ کے کھانے کی نہیں۔ باجی کے لہجے میں غراہٹ تھی۔ ہا ہا ہا۔ شکیلہ کا انداز تضحیک لیے ہوئے تھا۔ ماہم گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ سن! اس نے بیٹھے بیٹھے ماہم کا بازو تھام لیا۔ کسی ایک کی ہو کر رہنا، جتنے بھی پارسا بن جاؤ، مرد تانا مارنے سے باز نہیں آتا۔ عورت کا ماضی مرد کی نظروں میں رہتا ہے۔ ماہم کے وجود میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ باجی نے اسے کھینچ لیا اور وہ کھنچتی چلی گئی، اسے لے کر لون میں آ گئی۔ برگد اور ہار سنگھار کے درخت پر اترے پرندوں کا شور تھا۔ دونوں سنگی بینچ پہ بیٹھ گئیں۔ ماہم، اپنا دفاع کرنا سیکھ لو، بولو اور بتاؤ کہ تم وہ نہیں ہو جو یہ سمجھ رہی ہیں۔ ہر عورت وہ نہیں ہوتی جو ان عورتوں کی نظریں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ جیل کاٹی ہوئی یہ عورتیں بس عورت کا ایک ہی روپ سے واقف ہیں، اس لیے ان عورتوں کی بنیاد اسی مٹی کے خمیر سے ہے۔ باجی دھیرے دھیرے سے سمجھا رہی تھی۔ تمہارا کوئی گھر ہے تو ادھر چلی جاؤ۔ گھر؟ اگر منگنی ہوئی ہے تو فوراً شادی کر لو۔ یہ جگہ تمہارے جیسی معصوم سیدھی سادی لڑکی کے قابل نہیں۔ یہاں بھانت بھانت کی عورتیں ہیں اور تم میں ان سے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں۔ مقابلہ؟ بھیگی پلکوں سے اس نے دیکھا۔ اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کسی سے بھی۔ اسے تو سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے۔ یہ عورت اچھی نہیں ہے، اس سے بچ کر چلو ماہم۔ زندگی ہمیں ایک بار ملتی ہے، اسے عزت نفس کے ساتھ گزارنا چاہیے، ذلت کے ساتھ نہیں۔ تم باشعور اور سمجھدار لگتی ہو۔ باجی کا ہاتھ اس کے شانے پر دھرا تھا۔ گرم آنسوؤں نے رخساروں کو چھو لیا۔ گھر کا سکون اگر چھوڑ آئی ہو تو پلٹ جاؤ۔ ماں باپ بہت بڑے دل کے ہوتے ہیں، اولاد کچھ بھی کر لے معاف کر دیتے ہیں۔ ماں باپ، اس کے آنسو بھل بھل بہہ نکلے۔ باجی کو کسی نے آواز دی، وہ اٹھ کے چل دی۔ ابھی آتی ہوں۔ باپ کو موت نے چھین لیا اور ماں کو اس کی خواہش نے۔ اگر وہ وہاں نہ گئی ہوتی، تانگ جھانک نہ کرتی تو آج ماں زندہ ہوتی۔ بیمار سہی، زندہ تو تھی۔ اتری رات اس کے دکھ پر ماتم کنا تھی۔ اس کے دکھوں کے ساتھ نم پل کے لیے اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ اس روز ماہم نے وین سے اتر کر ہاسٹل کی عمارت کی جانب قدم بڑھائے، ہوا سے اڑتی چادر کو سنبھالا اور ہاسٹل کے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ اطراف پر نگاہ کی۔ شکیلہ 2 عورتوں کے ساتھ سنگی بینچ پہ بیٹھی تھی۔ نیچے گھاس پر ایک آدمی بیٹھا تھا، چاروں اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شکیلہ نے سٹائل سے ہاتھ لہرایا۔ ماہم گڑبڑا کر سر پہ چادر ٹھیک کرتی اندر بڑھ گئی۔ اسے بھی شکیلہ جیسی عورتیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ چالاک، مکار، ہوشیار، طرح دار۔ اپنے کمرے کا رخ کیا اس نے۔ رات کو ڈائننگ ہال میں کھانا کھا رہی تھی، شکیلہ اس کے برابر آ بیٹھی۔ بیٹھ جاؤ۔ ماہم اٹھنے لگی تھی کہ اس نے اس کی کلائی تھام کر کہا، سن، تو اسے بہت پسند آئی ہے۔ ماہم کی جانب وہ جھک کے بولی تو وہ گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہی جو دوپہر کو میرے ساتھ بیٹھا تھا، جائے گی اس کے ساتھ ایک رات کے لیے؟ ماہم کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے، زور سے ہاتھ کھینچ لیا۔ فلیٹ میں رکھے گا؟ ماہم کی لویں دہکنے لگی۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، یہاں رہنا میری مجبوری ہے۔ ہا ہا ہا۔ ہر گھر سے بھاگنے والی لڑکی نا یہی کہتی ہے، شریف زادی ہوں۔ شریف زادیاں گھر سے بھاگتی ہیں بھلا؟ شکیلہ سرگوشی میں بولتی گلاس گھماتی رہی۔ میں گھر سے نہیں بھاگی، وہ گرائی۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ تیرا ملاقاتی۔ چپ کرو، وہ میرا محسن ہے۔ ایک محسن اور بنا لو، زندگی آرام سے گزرے گی، تمہاری بھی اور ہماری بھی۔ ماہم کے وجود میں کپ کپاہٹ دوڑ گئی، جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔
جھٹکے سے مڑی اور اپنے کمرے کی جانب بھاگتی چلی گئی۔ ایک خوف سا دامن گیر تھا، ہر شے اپنی جانب بھاگتی لپکتی نظر آئی۔ دہشت بھرے انداز میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کا سانس بے تحاشا پھول رہا تھا، آنکھیں سرخ اور سینہ جل رہا تھا۔ یہ زندگی کا کون سا رخ تھا؟ زندگی کو اور کیا دکھانا تھا؟ زندگی جو ایک بار ملتی ہے، اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا، سمجھداری سے گزارنا ہے۔ اور سمجھداری؟ ماہم سسک کے روتی چلی گئی۔ اس روز رحمت علی اس کے ہاسٹل آیا تو ماہم کو اس سے ملنے نیچے آنا پڑا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ پریشان ہو یا کوئی مسئلہ؟ باغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے رحمت علی نے پوچھا۔ ماہم نے لان میں تارانہ نگاہ ڈالی اور دوسرے لمحے چونک گئی۔ شکیلہ دور کونے میں اسی آدمی کے ساتھ موجود تھی اور ان دونوں کی توجہ ماہم ہی کی طرف تھی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ میرا خیال ہے ہمیں راستہ بدل لینا چاہیے، اس طرح سے یہاں آپ کا آنا ٹھیک نہیں۔ رحمت علی چونک گیا۔ کسی نے کچھ کہا؟ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، میرا آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ماہم دھیرے سے سانس بھرا۔ کبھی تم نے ان سے پوچھا کہ تم کن لوگوں سے ملتی ہو؟ تم نے رشتوں کی وضاحت مانگی؟ یہ دنیا ایک گورکھ دھندا ہے۔ خود کو مضبوط کرو اور اپنا دفاع کرنا سیکھو۔ اٹھا ہوا سر عزت نفس کی علامت اور جھکی ہوئی نگاہ شرافت کی۔ اگر تم اپنی اور میری اس دوستی پر پشیمان ہو تو میں کل سے نہیں آؤں گا۔ فیصلہ تمہیں اپنے دفاع میں کرنا ہے، لوگوں کی نگاہ سے نہیں۔ وہ چابی ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو گیا، ساتھ ہی اس کا سیل فون بجنے لگا۔ ذرا سا رخ بدل لیا، ہم نے سر اٹھایا۔ اونچا لمبا، سرخ و سفید آن بان لیے، اس کا مہربان رفیق ہمدرد پھوپھی تایا ماموں سب نے رشتے توڑ لیے تھے۔ ایک یہی تھا ساتھ، راستہ بتانے کے لیے، اچھا برا سمجھانے کے لیے۔ اسے دنیا کی نظر سے کیوں دیکھ رہی ہو ماہم؟ اس نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا؟ بھیگی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ رحمت علی نے نگاہ جھکا کے اسے دیکھا اور بس یہی ایک لمحہ تھا جو دل میں پیوست ہو گیا، ایک لوتا آنسو رخسار پہ پھیل گیا۔ میں چلتا ہوں، فون پہ بات کرنا۔ مڑا اور روش پہ چلتا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ سر سبز لکو دک صحرا میں بدل گیا اور وجود حواس باختہ ہرنی کی مانند ہو گیا۔ ہرنی خوبصورت ہو تو ہر عقابی نگاہ صیاد بن جاتی ہے۔ شکیلہ کے ساتھ بیٹھا مرد مونچھوں کو تاؤ دینے لگا۔ چادر سمیٹتی ماہم اندر بڑھ گئی۔ سنو، تم کہاں نوکری کرتی ہو؟ بیلکنی میں کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی جب بیگ سے آواز ابھری۔ بے ساختہ مڑی، ایک درمیانی عمر کی نک سک سی تیار لڑکی کھڑی تھی۔ ہلکا میک اپ، کٹے بال شانوں پہ بکھرے ہوئے تھے۔ اسکول میں پرائیویٹ اسکول ہوگا، کیا مل جاتا ہوگا؟ وہ اس کے پاس کھڑی ہو کے باہر دیکھنے لگی۔ ماہم کچھ نہ سمجھی۔ آفس میں جاب کرو گی؟ آفس؟ ہاں، تنخواہ بھی بہت اچھی ہے، مگر مجھے اتنی ضرورت نہیں۔ پیسوں کی ضرورت کسے نہیں؟ آفس میں نوکری کے لیے تو بہت پڑھنا پڑتا ہوگا، تجربہ۔ ہاں، مگر اتنا بھی نہیں۔ دراصل میرے آفس میں ایک ویکینسی خالی ہے اور تم مجھے اس سیٹ کے لیے اچھی لگی ہو۔ اس عورت نے باغور ماہم کو دیکھا۔ میں نے کبھی آفس میں کام نہیں کیا۔ تو اب کر لو، زندگی بدل جائے گی، ایک اسٹیٹس، ایک نام، مقام ملے گا۔ اب تم ساری عمر ہاسٹل میں تو نہیں رہو گی، گھر بھی بنانا ہوگا، یا ساری عمر گھر والوں کو ہی سپورٹ کرتی رہو گی؟ ماہم اس کی شکل دیکھنے لگی، تبھی اس عورت کا فون بجا اور فون کان سے لگاتی، ہاتھ ملاتی، پھر ملیں گے کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ ماہم اسے دیکھتی رہی، تاحد نگاہ۔ گھر، اسٹیٹس، منزل، دیوار سے اس نے ٹیک لگائی۔ کون ہے اس کے لیے سوچنے والا؟ اس کو تو اب سر چھپانے کی جگہ چاہیے، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ہڑبڑا کے اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور دروازہ بج رہا تھا۔ اس وقت کون ہے؟ شاید لائٹ گئی تھی۔ میں ہوں نرگس، دروازہ کھولو۔ اس وقت وہ حیران ہوئی۔ کیا کام ہے؟ بستر سے اتر کے پوچھا۔ کھولو تو۔ ایک خوف سا اسے لاحق ہو گیا۔ تم جاؤ، باجی کا دروازہ بجا لو، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ کام ہے تم سے؟ آواز سرگوشی میں تھی۔ ماہم کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ جاؤ تم، میں نہیں کھولوں گی۔ اپنے گرد چادر کو لپیٹ لیا۔ خوف دامن گیر تھا۔ پھر اچانک ہی باہر بھاگتے قدموں کی آواز ابھری۔ کون ہے کی پکار ہوئی۔ ہلکا سا شور مدھم ہوتا چلا گیا اور پھر ہر سوئی سناٹا چھا گیا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں نہا گیا۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وقت گزارا اور لائٹ آ گئی۔ نرگس کو رات کی اس پہر سے کیا کام تھا؟ وہ کیوں آئی تھی؟ ماہم کی تمام حسیات الرٹ ہونے لگی۔ صبح اسکول کے لیے نکلی تو سب کچھ ویسے ہی تھا، معمول کے مطابق۔ کسی غیر معمول واقعے کے آثار ہی نہیں تھے۔ نرگس نظر ہی نہیں آئی۔ قدرتی طور پر اس کے دل میں پریشانی اور اضطراب تھا۔ دوپہر کو اسکول سے واپس آ رہی تھی کہ وہ شخص اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔
नागवारी के एहसास से उसने साथ चलते हुए शख्स को देखा और चौंक गई। ये वही था शकीला के साथ जो नजर आता था, मूंछों पे हाथ फेरता, मायनी खेजी से उसे देखता। कम उम्र भी हो, हसीन भी और तजुर्बा कार भी लगती हो। महम के वजूद में लर्जिश होने लगी। वो यूं बात कर रहा था जैसे जन्म जन्म का साथ हो। मुझसे दोस्ती कर लो, फायदा ही फायदा है। महम तेज तेज चलने लगी। किस बात की कमी है, उस दोस्त से ज्यादा ही दौलतमंद हूँ। वो लब भींचे फासला तय करने लगी। 2 कदम के फासले पे हॉस्टल का गेट था। मैं शाम को इंतजार करूंगा लॉन में, शकीला के साथ आ जाना, कहीं घूमने चलेंगे। बड़े माहिराना अंदाज में प्रोग्राम बना रहा था। माहम ने अपने पर्स को मजबूती से थाम लिया और सर झटक के भागते हुए हॉस्टल के गेट से अंदर दाखिल हुई। सांस फूलने लगा, खौफ ने कदमों को जकड़ लिया। अंदर जाने वाली सीढ़ियों के करीब से तून थाम के रुकी। फूलता हुआ सांस हमवार किया। बहुत पसंद करता है तुझे, इसका दिल मत तोड़ना। अगर इसका दिल टूट गया तो। शकीला जाने कब से ताक में बैठी थी। महम चौंक कर मुड़ी। वो दांतों में तिनका दबाए मुस्कुरा रही थी। दिल रख ले इसका, जिंदगी में किसी बात की कमी नहीं होगी। महम एक सुलगती हुई निगाह उस पर डाल के अंदर चली गई। ना मेरी जात खेल है, ना मैं बिकाऊ माल हूँ। उसकी छठी हिस्स उसे खबरदार करने लगी। रात जो भी सरगर्मी हुई थी, इसमें इसी का हाथ था। इनसे तो किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं। आगे सीढ़ियों से नरगिस उतर रही थी। महम के कदम रुक गए। तुम रात मेरा दरवाज़ा क्यों बजा रही थी? मैं? लम्हा भर को वो रुकी। वो शकीला को तुमसे बड़ा ज़रूरी काम था। शक की तस्दीक हो गई। महम भागते हुए सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। इतनी दीदा दलेरी, इतनी जुर्रत! क्या यहाँ उसकी ज़ात इतनी गैर महफूज है? उसे हॉस्टल तब्दील कर लेना चाहिए। मैं रहमत अली से बात करती हूँ। परेशानी से दरीचे में आ लगी। भूख प्यास सब खत्म हो गई। एक फिक्र दामन गिर थी। बेख्तियार अपनी कमाईगी के एहसास से पलकें नम हो गई। उसे बहुत कुछ सोचना था। यहाँ रहना खतरा था। शकीला के हाथ बहुत लंबे थे। तभी दरवाज़ा बजा और परसों ऑफर देने वाली लड़की अंदर आ गई। आप? हाँ, उस दिन बात अधूरी रह गई थी। उसे देखकर मुस्कुराई। बड़े आराम से उसके बिस्तर पर टिक गई। आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम नौशीन है। फिर क्या सोचा तुमने? ऑफिस कितनी दूर है? गोया तुम राजी हो। इर्द गिर्द कोई हॉस्टल है? क्या मतलब? तुम इस हॉस्टल को छोड़ दोगी? हाँ, मैं इस हॉस्टल को छोड़ना चाहती हूँ। मगर क्यों? यहाँ इतनी सहूलत है, हर तरह का आराम है, पब्लिक पॉइंट करीब, किसी किस्म की रोक टोक नहीं। यहाँ इज्जत महफूज नहीं, बेबाकी बहुत है, बेहयाई। महम ने एकदम से कहा तो नौशीन उसकी शक्ल देखने लगी। और मैं किसी और मिजाज की लड़की हूँ। दुनिया देखने के लिए, उसके ऐश लूटने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है बीबी, सहना पड़ता है। मुस्कुराते हुए नौशीन ने महम की मासूम सूरत को देखा। मुझे दुनिया नहीं देखनी और ना ही इसके ऐश लूटने हैं। मुझे बस इज्जत की जिंदगी गुजारनी है। महम उदासी से बोली। तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है? है, सभी मेरी दोस्त हैं। तुम्हारे वालिदैन, बहन भाई? कोई नहीं। नौशीन की आंखें चमकने लगी। मैं हूं ना तुम्हारी। बेसाख्ता आगे बढ़ी और महम को गले से लगा लिया। मुझे तुम अपनी बड़ी बहन समझ सकती हो। शुक्रिया। फिर मैं ऑफिस में तुम्हारे लिए बात करूं। मगर मुझे ऑफिस के काम का कोई तजुर्बा नहीं। तजुर्बा बनाने वाले हम जो हैं। जुमानी अंदाज में हंसी। सच? तुम मुझे सब कुछ सिखा दोगी? हाँ, सब कुछ, जो तुम चाहती हो। उसकी आंखें चमकी और महम बेख्तियार तमानियत से मुस्कुरा दी, जबकि नौशीन शातिराना अंदाज से उसकी सादगी और हुस्न को जांच रही थी। मैं आज तुम्हारे लिए ऑफिस में बात करूंगी। तुम भी स्कूल में रिज़ाइन के लिए तैयार रहो। और फिर सुबह ऑफिस जाते हुए उसके कमरे में झांकते हुए नौशीन ने कहा, मुझे रहमत अली से बात करनी चाहिए। मैं जॉब तब्दील कर रही हूँ। उनके इल्म में ये बात ज़रूर आनी चाहिए। आखिर उन्होंने इतना साथ दिया है। उन्हें क्या एतराज़ होगा? एक अच्छी पुरकशिश जॉब है। फिर मैं अब यहाँ खुद को गैर महफूज समझने लगी हूँ। दिल से आवाज़ आई। अब भी कहती हूँ कि मेरे भाई का दिल रख ले। लॉन में उतरी तो शकीला उसके सामने आ खड़ी हुई। वो खौफ से 2 कदम पीछे हट गई। जो नौशीन तुझे देगी उससे ज़्यादा ही मिलेगा। हस्बे मामूल वो तिनका चबाते इधर उधर देखते हुए बात कर रही थी। मैंने कहा ना, अपनी हद में रहो। ऐसी वैसी लड़की नहीं मैं। मजबूरी से रहने का ये मतलब नहीं कि अपनी इज्जत दाव पे लगा दूं मैं। भरपूर तनफ्फुर के साथ देखा, बात मुकम्मल की और आगे बढ़ गई। देख लेंगे तुम्हारी इज्जत के शिमले को भी। 2 दिन में रोती हुई आओगी इज्जत का ताज महल गिरा कर। किसी भी डर खौफ से बेनियाज शकीला जोर से चीखी। इस जैसी मक्कार और फरेबी औरतें कुछ भी कर सकती हैं। मुझे वाकई हॉस्टल तब्दील कर लेना चाहिए। आंखों में आंसू आ गए। धुंध ही धुंध
हर सुबह कर गई। अपनी छत ना हो तो इंसान कितना गैर महफूज है। दोपहर को बस से उतरी तो फिर वही आदमी खड़ा था मोटरसाइकिल पर। वो हिम्मत करके आगे बढ़ गई तो वो साथ साथ चलने लगा। बड़ा नखरा है, आओ हॉस्टल तक छोड़ दूं। माम ने सुना ही नहीं। ऐसे लोगों को जवाब देना उन्हें शह देने के मुतरादिफ होता है, और मुंह लगने का फायदा। हल तो वो सोच ही चुकी थी। दिल धड़ धड़ कर रहा था। हॉस्टल सामने ही था। दिल चाहा भागे, और भागने को ही थी कि उसने कलाई पकड़ ली। रुक जा। महम खौफ से कांप गई। लोग आ जा रहे थे। हॉस्टल की जानिब देखा, शायद चौकीदार खड़ा हो। दूसरे लम्हे चौंकी। सुर्ख गाड़ी खड़ी थी। रहमत अली। तहफ्फुज़ का एहसास उमड़ आया। दूसरे लम्हे झटके से हाथ छुड़ाया और इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर सरपट भागी। पागलों की तरह इधर उधर देखा। सामने सीढ़ियां उतरता, इधर उधर देखता रहमत अली आ रहा था, हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ में शॉपर। उसे यूं हवास बागता देख के चौंका। क्या हुआ? तेजी से करीब आया। महम का सांस फूल रहा था और आवाज रिंध रही थी। माहम, माहम। शॉपर बेंच पे रख के बैठ गया। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? उसे पानी की जरूरत थी और पानी लेने अंदर जाना पड़ता। करीबी क्यारियों में पड़ा पाइप उठाया। ये पानी पी लो और फिर मुझे बताओ क्या हुआ। माहम ने हथेलियों के ओक से पानी लेकर 2 घूंट भरे और मुंह पे छींटे मारे। शदीद गर्मी, धूप से चेहरा सुर्ख और आंखें अंगारा हो रही थी। हुस्न की हिद्दत तो होती ही तलातुम खेज है। रहमत अली ने निगाह चुरा कर अतराफ में दौड़ाई। माहम ने चादर से चेहरा साफ किया। क्या हुआ? वो बाहर रास्ते में एक आदमी तंग कर रहा था। उसे मेरा हाथ भी पकड़ लिया। उसके अंदाज में बेबसी थी। रहमत अली गुस्से में मुठियां भींचे, चेहरा सुर्ख लिए बाहर की जानिब बढ़ा। माहम भी पीछे भागी। बाहर कोई नहीं था। लोग आ जा रहे थे। कैसा हुलिया था? कौन था? क्या कह रहा था? वो माहम की जानिब पलटा। माहम पलट कर बेंच की जानिब बढ़ आई। निगाह उठा के उसे देखा जो उसकी जानिब ही मुतवज्जो था। इसे सारी बात बताना होगी। मुझे नहीं पता कौन था, क्या चाहता है, मगर ये हॉस्टल मेरे लिए ठीक नहीं है। यहाँ का माहौल, यहाँ की औरतें अजीब सी हैं। झिझक माने हुई रहमत अली करीब बैठ गया। जैसा माहौल होता है हर इंसान को वैसा ही समझ लिया जाता है, और यहाँ एक से एक अजीब किरदार की औरत है। जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की हिम्मत रखती हैं। धीरे धीरे वो बता रही थी। रहमत अली लब भिंचे सुनता चला गया। आखिर में नौशीन के बारे में और उसके ऑफर के बारे में बताया। रहमत अली चौंक गया। सुनो, हॉस्टल तब्दील करवा देता हूँ, मगर नौकरी तब्दील करने की बात मत करना। तुम्हारे लिए स्कूल की जॉब बेहतर है। ऑफिस का तुम्हारे पास ना तजर्बा है, ना ऐसी तालीम। टाइपिंग, कंप्यूटर तुम्हें कुछ नहीं आता, और ना वहाँ के माहौल से तुम वाकिफ होगी। ये कदम भी मत उठाना। मर्दों की इस दुनिया में एक से एक मर्द होगा। तुम यहाँ हॉस्टल में खुद को गैर महफूज समझने लगी हो, तो वहाँ क्या हाल होगा? महम दम बहुत सुन रही थी। इंसान जितना भी कमज़ोर हो, उसे दूसरों पर इस बात का इजहार नहीं करना चाहिए कि वो कमज़ोर है। इतना कुछ सह कर तो तुम्हें बहुत मजबूत हो जाना चाहिए था। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। उसके सते हुए चेहरे को देख के रहमत अली बोला। हेलो माहम, चहकती हुई आवाज़ उभरी। दोनों ने एक साथ सर उठाया। नौशीन आ रही थी। टाइट जीन्स, कुर्ता, गले में डाला हुआ दुपट्टा, आंखों के ग्लासेस सर पर थे। ऊंची सी पौनी च्युइंगम चबाती उसकी तरफ आ रही थी। बिजी हो? रहमत अली पे नजर डाली। एकदम उसका बेबाक सा अंदाज महम को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तुम फारिग होकर कमरे में आओ, तुम्हारी खातिर मैं जल्दी आ गई हूँ। वो पलट गई और बगौर रहमत अली से देखता हुआ एक पल में सब पड़ गया। महम की जानिब देखा, उसका सर झुका हुआ था। ये वही लड़की है जो ऑफिस में जॉब? मैं समझ गया हूँ। तुम ये बताओ, ऑफिस की जॉब इख्तियार करके तुम ये लिबास, ये अंदाज अपना लोगी? वो चौंक कर उसे देखने लगी। और ऑफिस का माहौल इससे अलग होगा। मर्दों की महफिल, मर्दों के काम, वहाँ पर दोस्तियाँ चलती हैं, रिश्ते नहीं। एक लम्हे में वो अपने लफ्ज़ों से बहुत कुछ वाजे कर गया। तुम परेशान मत हो, 1-2 दिन तक स्कूल मत जाओ, ये किताबें पढ़ो, खुद को रिलैक्स फील करो। पसीने से तर चेहरा देखकर रहमत अली ने उसकी जानिब शॉपर बढ़ाया। सर भी तुम्हारे मुतालिक पूछ रहे थे। महम ने सर उठाया। एक नफरत से उसके अंदर भर गई। मैं चलूं? तुम्हें फिर भूख भी लगी होगी। तो तुम्हें तुम्हारे उस रिश्तेदार ने मना किया है ना? महम के नौकरी से इनकार पर नौशीन ने अख्ज़ किया। नहीं नहीं, उन्हें क्या ज़रूरत है? फिर स्कूल की मामूली सी तनख्वाह में कब तक और कितना गुजारा करोगी? नौशीन ने लालच से कहा। खूबसूरत सोने की चिड़िया हाथ से निकल रही थी। उसकी तरक्की, उसकी मरात इसी हुस्न नौखेज़ की मरहूने मिन्नत थी। वो ये काम करती नहीं थी, मगर अब अपनी तरक्की के लिए करना था। अच्छा, तुम अच्छी तरह से सोच लो, मैं दोबारा आऊँगी।
ऑफिस में मैंने सारी बात कर ली थी, कल तुम्हें लेके जाना था, इंटरव्यू था तुम्हारा, सोच कर आई थी तुम्हें पार्लर का चक्कर लगवा दूंगी, अच्छा सा कोई सूट लेंगे बुटीक से, मगर तुम। बेचौताब खाते हुए कहर का घूंट भरकर नौशीन खड़ी हुई बाहर निकल गई। महम उसे जाते देखती रह गई। रहमत अली ठीक है या नौशीन, वो फैसला नहीं कर पाई। अगले चंद दिन महम स्कूल नहीं गई, बस खाने के लिए कमरे से बाहर निकलती, किताबें पढ़ती रही या दरीचे से लगी सोचती रही। और फिर उस रोज भी दरवाज़ा बजने की आवाज़ पे चौंकी। कौन? मैं हूँ नरगिस। उठकर उसने दरवाज़ा खोला। क्या काम है? तुम्हें शकीला बुला रही है। महम का दिल उछल के हालत में आ गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं, उसे यहाँ भेज दूँ? ना नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना। मगर मुझे मिलना है। साइड से शकीला अंदर आ गई, दांतों में तीली फंसाए। क्या काम है तुम्हें? तुम्हें पता है। उसने नरगिस को जाने का इशारा किया। और मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ, अब जाओ। मगर मैं तुम्हें समझाने आई हूँ, मुझे कुछ नहीं समझना। तुम चाहती हो कि मैं वार्डन को बुलाऊं? ओह, इतना तंतना। सर से लेकर पांव तक उसने महम का जायजा लिया। अपनी हद में रहो। अभी तक तो हद में हूँ, अभी तो समंदर हमारी हद में है। हद से गुजर गया तो हमें मत कहना। उसके बेड के किनारे वो आकर टिकी। क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो तुम समझना नहीं चाह रही। दफा हो जाओ यहाँ से। उसकी बातों ने शकीला के वजूद में आग लगा दी। खामखा की जोर जबरदस्ती। अरे दफा भी हो जाएंगे मेरी रानी, लेकिन एक बात याद रखना, जो हमें दफा करेगा उसकी जिंदगी ही खत्म। हमारे हाथ कितने लंबे हैं, तुम्हारे उस दोस्त को इल्म नहीं। महम ने उसका हाथ झटक दिया। आउट। शकीला हंसते हुए हाथ लहरा के बाहर निकल गई। महम का वजूद खोलने लगा। बाकी दिन वो नीचे नहीं उतरी, खाना भी अपने कमरे में ही ले आई। जल्द से जल्द इस मसले का हल ढूंढना था, और अंदर से कितनी ही बहादुर सही, मगर थी तो लड़की ही, और उसके मद्दे मुकाबिल तेज तर्रार लोग। काश काश फुप्पो आप ही मुझे रख लेती, मामू आप ही मुझे बेटी समझ लेते। गुर्बत में अपने बच्चों को भी तो पनाह दी हुई है। अपनों की याद में आंखें भीग गई। क्या बात है, तुम आजकल स्कूल नहीं जा रही? उस रोज वो कॉरिडोर से गुजर रही थी कि बाजी मिल गई। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसने बहाना घड़ा। क्या हुआ? बुखार था, दवा ली, मुझे बता दिया होता। मारे मोहब्बत के उसकी कलाई थाम दी। महम मुस्कुरा दी। अब ठीक हूँ। चेहरा कितना उतरा हुआ है। जूस यखनी लो, आओ मेरे कमरे में। मोहब्बत से थाम कर उसे सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में ले गई। आज तक महम किसी के कमरे में ना गई थी, और दूर खड़ी शकीला उसे कीनातूज निगाहों से देखती रही। बड़ा नखरा है इसका, किसी तरह काबू में ही नहीं आ रही। ऊपर से इस औरत की चालबाजियाँ। मैं भी निमट लूंगी, बस जरा अपनी मुट्ठी कस लूं, फिर देखती हूँ कैसे ये मेरे चुंगल से निकलती है। ये शकीला हर वक्त तेरे गिर्द क्या मुंडलाती रहती है। महम को अपने कमरे में लाकर आराम से बिठा के मैंगो शेक बनाकर दिया, और साथ ही बाजी ने सवाल किया। महम का हलक तक कड़वा हो गया। वही बातें जो ऐसी फजूल औरतें करती हैं। जब तक हम खुद को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, कैसे महफूज होंगे? खुद को महफूज बनाओ। तुम्हारा ख्याल जब तक नहीं होगा, तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। किसी के हाथ में अपनी कमज़ोरी मत देना। अगर दुनिया में अकेला रहना है तो अकेला रहना सीखो। इसका मतलब ये नहीं कि गलत राह को अपनाओ। रिश्ते देना और छीनना अल्लाह का काम है। अल्लाह जिस हाल में रखे, खुद को गुनाह से बचाना। गुनाह जो ज़िंदगी में भी अजाब और मरने के बाद भी। महम उनकी बातें सुन रही थी। अभी खैर उसके अंदर मौजूद था। सुनो, नौशीन भी कोई नेक पारसा नहीं, तरक्की की दौड़ में बहुत आगे निकलना चाहती है। उसके लिए उसे दूसरों को इस्तेमाल करने का फन भी खूब आता है। महम हैरान थी। किताबें तजर्बाती तौर पर सिखाती हैं, तजर्बा हमें दुनिया देती है। लोगों के चेहरे पढ़कर हासिल करते हैं, और तुम तो बहुत पढ़ती हो। अब कितनी अच्छी बातें करती हैं जो सीधी दिल पे लगती हैं। महम ने मोहब्बत से उनका हाथ थाम लिया। यहाँ क्यों रहती हैं? गहरा सांस भरा। बस यही ठिकाना है अब तो। मकसद ज़िंदगी मेरा दूसरों के काम आना है। ज़िंदगी में जो गलतियाँ की हैं उसका कफ़ारा अदा करना है। इसलिए मैं सबको समझाती हूँ, ठोकर खाने से पहले बचो। इंसान अगर दलदल में गिर जाए तो शर्मिंदा होकर उसी में घुस जाता है, निकल आए तो भी शर्मिंदा रहता है। महम ने सर झुका लिया। शकीला जैसी गिद्ध औरतों की बातों में मत आना। ये आगे बढ़ने के लिए तुम्हें चारा बनाएगी। यहाँ मैं और बाहर वो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है। बहुत अच्छा इंसान है, उसकी कदर करना। अगर तुम्हें शादी की ऑफर दे तो कबूल कर लेना। आखिर लड़की को घर बसाना होता है, और तन्हा लड़की के लिए एक अच्छा शख्स मिलना बहुत मुश्किल है। महम एक टिक उसकी शक्ल देखे गई। अंदर बाहर इन्हें सब खबर थी। उन्होंने गिलास समेट कर रखे।
اور تم ساری عمر اس طرح رہ بھی نہیں سکتی۔ وہ اس سے کچھ پوچھ نہیں رہی تھی بلکہ سمجھا رہی تھی۔ میری باتوں کا غلط مطلب مت لینا، میرا مقصد ہی راہ میں چراغ روشن کرنا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے چراغ جلائیں تو ہماری راہ خود بخود روشن ہوگی۔ خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا۔ اکیلا؟ اس کا دل بھر آیا۔ میں ہر وقت تو تمہارے ساتھ نہیں ہوں، بس ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا، خود کو گرنے مت دینا کسی بھی حالت میں۔ باجی نے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ دونوں کتنی دیر تک باتیں کرتے رہے اور باہر شکیلا جلے پاؤں کی بلی کی طرح گھوم رہی تھی اور نوشین ایک بار پھر اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ اندھیرے اس کے تعاقب میں تھے اور اجالے اس کے آگے۔ زندگی نہ جانے سے کیا دکھانا چاہتی تھی۔ اگلے دن رحمت علی کا فون آ گیا۔ تمہارے لیے ہاسٹل کا انتظام ہو گیا ہے، شام کو آؤں گا۔ میں کل اسکول جاؤں؟ ہاں چلی جاؤ، میں نے سر سے بھی تمہارے متعلق بات کی ہے، انہوں نے تمہاری حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ سر؟ ماہم کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ٹھیک ہے پھر کل بات کریں گے۔ فون رکھ دیا۔ سر؟ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ کون کس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ اپنی زندگی میں اس شخص سے وہ شدید نفرت کرتی تھی جس کا اسے بھی اندازہ ہوگا۔ اٹھ کر صبح کے لیے کپڑے استری کرنے لگی اور صبح ایک قیامت تھی اس کے لیے۔ جو پلاننگ ہوئی اسے اس کی کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ حسب معمول اسکول جانے کے لیے نکلی تھی کہ شکیلا نے سجاول اور دلاور کے ساتھ مل کر اسے اغوا کروا لیا۔ وہ چیخ بھی نہ سکی۔ کون تھا جو اس کے پیچھے جاتا؟